नमस्कार। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध साहित्यकार, एडवोकेट मनीष रंजन त्रिपाठी जी। साहित्यिक नाम अगर बोले तो मनीष सरल जी। मनीष सरल जी के विषय में अगर कहें तो आप वकालत के व्यवसाय में बहुत प्रसिद्ध नाम है। साथ ही साथ वकालत के साथ ही साथ साहित्य में भी आपने बहुत सी बुलंदियों को छुआ है। कानपुर गौरव जैसे सम्मान से सम्मानित हुए हैं। आइए मिलते हैं मनीष सरल जी से। जी धन्यवाद। मनीष जी, आपका स्वागत है पारदर्शी विकास समाचार पत्र में। जी मनीष जी, आपके विषय में बहुत, आपकी कविताओं के विषय में बहुत सुना है और बड़ी रोचक कविताएं आप करते हैं। साहित्य में आपका इतना रुझान, इतना जो आपका जो समर्पण भाव है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि आप वकालत के पेशे में रह के भी साहित्य में इतना जबरदस्त, इतना आपका जो रुझान, आपका समर्पण है, इसका क्या है? भैया, हमारा पारिवारिक परिवेश जो है जी साहित्य से जुड़ा रहा है। अच्छा जी। मैं अपनी परिवार की तीसरी पीढ़ी का साहित्यकार हूँ। जी मेरे बाबा जी जो थे जी पंडित रूपराम जी त्रिपाठी, जी वो लीला मंच के बहुत उत्कृष्ट कलाकार और उनकी मंडली भी चलती थी और मेरा पूरा परिवार उसी से जुड़ा हुआ था। तो इसी के कारण मेरे पिताजी में साहित्यिक गुण आया। वो भी अखिल भारतीय स्तर के गीतकारों में उनका नाम रहा है। श्री रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून प्रसून के नाम से वो लिखते थे। तो उसके मुझे तो ऐसा लगता कि वही असर जी मेरे ऊपर भी आया है। ये मेरे बाबा और पिताजी का आशीर्वाद ही मैं कहूँगा, जो मुझे माँ ने ये प्रसाद दिया है। अच्छा, ये पिताजी जैसे करते थे, पिताजी का जैसे कोई कानपुर क्षेत्र या कहीं और बाहर के क्षेत्र में भी नहीं, रामलीला अखिल का? भारतीय स्तर पे उनका आना जाना रहता था। और आपको एक चीज और बतावें, वो राम लक्ष्मण के बहुत अच्छे अभिनेता थे। अच्छा और 9 वर्ष की उम्र में जी वो लीला क्षेत्र के सुपरस्टारों में उनका नाम होता जी था। जी जी तो उसके बाद उन्होंने जब रामलीला को त्यागा जी तो उन्होंने साहित्य मंचों पे आना प्रारंभ कर दिया जी। और फिर वो बहुत अच्छे गीतकारों में उनका शुमार होने लगा। अच्छा जी तो पहले रामलीला क्षेत्र में थे, फिर उसके बाद साहित्य में हाँ। उन्होंने और आज भी क्या? जी मेरे बाबा जी की और पिताजी के साहित्य के बिना लीला अधूरी है। जी जी रात भर में हर कलाकार 2-3 रचनाएं तो उनकी पढ़ता ही पढ़ता है, इतना वो साहित्य लीला जगत को भी देकर गए। जी 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 जी। तो मेरे ख्याल से तो वही असर है। जी जैसे मैं अक्सर का कहता भी हूँ कि डॉक्टर का लड़का कंपाउंडर हो जाता है, जी तो बस माँ ने वही प्रसाद दिया है और माता पिता का और उनका आशीर्वाद समझ कर ग्रहण करते हैं। जी जी। नहीं, बहुत जबरदस्त आपकी ये ख्याति है। अच्छा, एक विडंबना है या मुझे महसूस हो रही है जी कि साहित्य एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है वकालत को लेकर के। हाँ तो वकालत पेशे में आप कैसे आ गए? भैया, देखिए वकालत पेशे जी में भी मैं हूँ, साहित्य में तो दोनों चीजों का मुझे पता है। जी 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 चाहे साहित्यकार हो चाहे जी। वकील हो, दोनों के अंदर दिल धड़कता है। जी सही। वकालत के हाँ, पेशे में पर जब हम जी लोग कोर्ट में खड़े होते हैं जी तो कानूनी दांव पेच दिमाग में चलता है। जी और जब कोर्ट के बाहर आ जाते हैं, और वहां जी पर भी भैया जी होता क्या है जी। कि कई बार केस कुछ ऐसे आते हैं कि जिनके कारण हम लोगों की रचनाएं बन जाती हैं। अच्छा अच्छा जी, वहां से भी आप कुछ न वहां कुछ से भी क्लेम उठा कर लेते लेते हैं, हैं। कई रचनाएं जी मेरी ऐसी जो जी मतलब केस के कारण बनी। जी और सबसे बड़ी चीज है कि माँ का प्रसाद है भैया जी साहित्य, जी वो जिसको भी दे दे। जी 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 तुलसीदास या कबीरदास इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर माँ का प्रसाद था तो उन्होंने क्या क्या लिख दिया जिसकी जी कोई काट ही जी नहीं। जी 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 तो ये आशीर्वाद है भैया ऊपर वाले का, जी इसके अलावा जी जी कोई प्रयास नहीं करके बन सकता है जी जी जी। ये।
अच्छा, ये जो कानपुर गौरव आपको जी सम्मानित किए गए जी हैं जी मानस संगम के द्वारा, जी। तो ये कब और कैसे क्या हुआ आपको? ये लगभग मेरे ख्याल से 2009 या 10 में जी। पंडित बद्रीनाथ तिवारी जी थे। हाँ। तो उनके जो लड़के हैं मुकुल भैया, जी जी जी। वो हमको अक्सर कहते थे हाँ कि हाँ। आप पिताजी के सबसे छोटे मित्रों में हैं। जी उस समय हमारी आयु भी जी कम थी काफी। जी पर बद्रीनाथ तिवारी जी हमको पुत्रवत और मित्रवत दोनों प्रकार से स्वीकार करते थे। जी 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 तो उन्होंने कानपुर गौरव स्टार्ट ही किया था। मेरे ख्याल से पहला सम्मान कानपुर गौरव का मानस जी संगम जी मंच में जी हमको दिया गया था। जी जी तो जी हमने कहा भी उनसे कि अरे चाचा जी ये सब क्या है? तो बोले नहीं, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, तो इस कारण मैं तुमको ये सम्मान दे रहा हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी कि जो जी मेरे ख्याल से 20, 21, 22 साल की उम्र में अगर कोई इस प्रकार का जी सम्मान मिल रहा है तो माता पिता के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। जी जी जी। अच्छा, ये जो जैसे ये साहित्य की आपने बात की जी। है, तो साहित्य में आपने कुछ अपना विशेष भी कुछ संस्था या कुछ इस तरह का कार्यक्रम हाँ वगैरह चलाते हैं या हाँ। दूसरे के नहीं प्रोग्राम? नहीं नहीं नहीं। जी हमारी एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड है, अभी जी भी है। जी युवा विकास समिति के नाम से जी बनाई थी हमने। जी। तो वो 96 की रजिस्टर्ड थी भैया। अच्छा जी तो उसमें हमने काफी बड़े बड़े कार्यक्रम किए। लाजपत भवन, मर्चेंट चैम्बर, कई कार्यक्रम बाहर भी किए। जी नीरज जी सरीखे लोगों को भी आमंत्रित किया जी और भी काफी बड़े बड़े साहित्यकारों को आमंत्रित जी किया। उस समय हम इतना नहीं लिखते थे, जी पर मेरा ये शौक था कि मुझे पिताजी को सुनना होता था। जी जी तो मैं कार्यक्रम करूंगा, पिताजी पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं बड़े बड़े कार्यक्रम उनके लिए करा। कवियों के संपर्क में आया तो वो कहते हैं ना, संगत का असर हो जाता है। जी तो भी धीरे धीरे लिखने लगे। और पिताजी की अभी 2 वर्ष पूर्व देहांत हुआ पिताजी का। अच्छा जी तो मैंने उनके नाम से ही जी। काव्य प्रसून संस्था का निर्माण किया। अच्छा जी और अब उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को होता है भैया। जी तो अभी भी पीछे 2 अक्टूबर को जो हम लोग ने कार्यक्रम किया था उसमें भैया भी मौजूद थे। जी तो उसमें चंदन राय जी बॉम्बे से जी बुलाए थे हमने, जी 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 और केवल कोठारी जी चेन्नई से आए थे। जी मतलब अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम वो जी 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 हमने किया। तो काव्य प्रसून संस्था साहित्य की जो बनाई है जी उसके माध्यम से सब काम करते रहे। जी जी जी। अच्छा, ये जैसे अगर हम क्लब करें, जैसे कि आपने जैसे कार्यक्रम, तो ये साहित्य पर जी। आप बेटर करते ही हैं। हम्म। अगर हम वकालत की बात करें, जी। तो वकालत में कोई एक आप अपना, जैसे कोई एक केस जो आपके लाइफ का बड़ा एक के। इवेंट ऐसा हाँ जो विशेष हो आपके लिए? जी। जी एक केस हमारा था भैया जी कि एक बेरोजगार था, जी उसने कोई छोटी मोटी चोरी वोरी में पकड़ा गया था। जी तो मेरे पास वो मामला आया था, जी उसको जमानत अमानत का उसका काम था। जी तो मैं कोर्ट में गया था उसको लेकर, जी केसेस था उसका। जी तो अब उसने जब जिरह हुई तो उसने अपनी बात पेशकार को, जज साहब को बताई। जी तो मतलब उतना भाव विह्वल करने वाला उसका वो था कि मतलब हमको भी वकील होने के बावजूद भी मैंने उससे अपनी कोई फीस नहीं ली थी। जी और उसी में एक मेरा, मैंने एक गीत भी बन गया था मेरा। जी तो मतलब ये वो केस मुझे हमेशा याद रहेगा। जी। और वो केस हमेशा मेरे पास गीत के रूप में दर्ज है आज भी। अच्छा 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 वो अच्छा। जब गीत मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो केस की याद तुरंत आ जाती है कि जी ये ऐसा जी ऐसा जी मामला था। जी तो उसको हमने कलमबद्ध हमने भी किया था, जी और वहां पर जो पेशकार थे जी। तो उन्होंने भी उसको कलमबद्ध किया था, क्या उसके बात है! बयान को। क्या बात है! तो जी हमने जी गीत जी में बद्ध किया था, उन्होंने जी। गद्य में बद्ध किया था, गद्य बस ये था। क्या उसकी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि? हाँ, जी उसका मुखड़ा एक है जी कि सपनों की सौगंध, जी जब कचहरी में या कोर्ट में हम लोग जाते हैं तो गीता रामायण की या जो ग्रंथ होते हैं उनकी कसम खाई जाती है। जी तो हमने उसमें किया था, सपनों की सौगंध जी भूख की ही मैं कसम उठाऊंगा। सपनों की सौगंध जी भूख की ही मैं कसम उठाऊंगा। मैं हजूर एम काम पास हूँ, सही सही बतलाऊंगा। जी मैं हजूर एम काम पास हूँ, सही सही बतलाऊंगा। शासन और प्रशासन सारा आंख मूंद कर दूर खड़ा है। घर वालों की उम्मीदों का दर्पण चकनाचूर पड़ा है।
आज सियासत मर्यादा की सारी सीमा लांघ रही है, आज सियासत मर्यादा की सारी सीमा लांघ रही है, सबरी से सबरी के बेरों पर कर अपना मांग रही है। हाँ, सबरी से सबरी के बेरों पर कर अपना मांग रही है, कुर्सी से लटका हर बंदर तरह तरह के खेल कर रहा, काला अक्षर भैंस बराबर पर हमको वो फेल कर रहा। क्या बात है, क्या बात। रोजगार के नल से साहब आज नहीं पानी आता। वो बेरोजगार लड़का था तो जी। मैंने लिखा, रोजगार के नल से साहब आज नहीं पानी आता है, लेकिन जुमलों की बारिश से दिल्ली वाला नहलाता है। सपनों के हर कातिल का मैं ब्यौरा दर्ज कराऊंगा, मैं हजूर इमकाम पास हूं सही सही बतलाऊंगा। ये जो क्या बात है, कविता के माध्यम से पूरा आपने केस ही सामने रख दिया। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे आप आगे और कैसे, क्या है कविता के क्षेत्र में कुछ विशेष करने का? कविता के क्षेत्र में भैया हमारा अपना जो मेरा स्वभाव भी है जी। कि नए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम जी। को अच्छा लगता है करना। जी। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूँ, उनकी जरूरत है इसलिए करता हूँ ऐसा नहीं। जी। जी। मुझे काम में अच्छा लगता है जी। तो मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ कि नए नए लोगों को मौका मिले, मंच उनको मिले, और जहां तक हमसे संभव हो सकता है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और काव्य प्रसून जो संस्था का निर्माण किया है उसका भी उद्देश्य यही है कि आजकल मंचों पर पहुंचना बहुत टेढ़ा काम है भैया। सब स्थापित लोगों ने कब्जा कर रखा है, छोटे लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो प्रयास हमारा ये है कि काव्य प्रसून के माध्यम से हम वो प्लेटफॉर्म बच्चों को दे सकें जिससे उनकी प्रतिभा में निखार हो और उनकी प्रतिभा को लोग देख समझ सकें। ये प्रयास है। तो अभी आपने कुछ विद्यालय वगैरह खोले हैं इसके, या नहीं, ये भैया कविता के या साहित्य के विद्यालय नहीं हो सकते हैं जी। ये तो माँ का प्रसाद है, पीछे से आदमी ने पुश किया, प्रोत्साहन दिया तो कविता अपने आप निकल कर आती। जी। 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 तो ये जैसे जो भी बच्चे हैं या जो कविता के जिनको कविता की मन में तो भाव आते हैं जी, पर वो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। हाँ, हाँ। तो उसमें उनके भावों को आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं, सहयोग? सुधार करने का काम हमारा होता है, पर सुधार उसकी मूल भावना में नहीं होना चाहिए। जी। 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 उसका व्याकरण गड़बड़ है, उसको ठीक कर दिया, शब्दों में कहीं हेर फेर करना वो कर दिया, पर उसकी मूल भावना, जिस भावना के कारण उसके अंदर ये पंक्तियां जन्म लिया है, उन भावनाओं को बगैर छुए उनको व्याकरणबद्ध करना ही केवल सहयोग हो सकता है। लिखता तो सामने वाला स्वयं की अपनी जो अनुभूति होती है उसी को है। और कोई जीवन की एक घटना कविता के माध्यम से? भैया एक घटना ऐसी है कि जिसको मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मैं उनको क्रिमिनेशन के लिए घाट पे गए। तो घाट से लौटने के बाद मैं आया और एक गीत हमने लिखा, पिताजी के ही लिए था। पूरा तो मुझे समय नहीं याद, उसका जो आमुख है, मुखड़ा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। हट गई छत सर से मेरे, बस दीवारें रह गई। हट गई छत सर से मेरे, बस दीवारें रह गईं। बारिशें आंगन में आकर छत की कीमत कह गई। बारिशें आंगन में आकर छत की कीमत कह गई। तो ये वैसा गीत है कि कभी भी मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं इसको पूरा पढ़ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि भावनाएं इतनी वो होती हैं। तो वो दृश्य बिल्कुल जो था वहां का, घाट का वापस आने लगता, वो पूरा तो फिर मैं उसको पढ़ता नहीं, दो पंक्तियां तो याद रहती है तो सुना देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपने बताया। और साहित्य तो एक ऐसा विषय है जिसमें अगर कहें तो समाज का विकास और समाज को चित्रण भी हम साहित्य के माध्यम से ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। भाई साहित्य का काम ही मार्गदर्शन का होता है। समाज को मार्गदर्शन देने का काम साहित्यकार से बड़ा। एक बार आपको एक घटना हो सकता पता भी होगी कि शायद दिनकर जी एक कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, नेहरू जी भी आए, तो नेहरू जी चढ़ते समय कुछ लड़खड़ा के गिरे। तो उन्होंने, दिनकर जी ने नेहरू जी का हाथ पकड़ा और बोले, जब जब
सियासत लड़खड़ाएगी तब तक साहित्यकार उसको संभालेगा। संभालेगा। क्या तो बात है, क्या साहित्य बात का ये काम है। यही है। जी जी जी। तो बहुत बढ़िया मनीष जी ने बताया। और साहित्य वास्तव में अगर देखें तो आज जो साहित्य है, जो साहित्य चल रहा है, उस साहित्य में हम ज्यादातर फुहड़ता को देखेंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन मनीष जी ने जो बताया वो आत्म विभोर करने वाला था, पंक्ति दर पंक्ति वास्तविकता कहने वाला था। और यही साहित्य, वास्तविकता कहने वाला साहित्य ही समाज का निर्माण कर सकता है। मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संस्थान में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चे का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमको ये अवसर प्रदान किया, जो हम अपनी बात आप लोगों के मध्य रख पाए। आप सभी, आपके जो श्रोता बंधु हैं या जो भी हैं, उन सबको मेरा शत शत प्रणाम, नमन, धन्यवाद।